दिग्विजय दिखे नाराज। कांग्रेस के लिए कही ये बात, अभी नहीं तो कभी नहीं। तंज कसने में बीजेपी भी पीछे नहीं। आखिरी चुनाव है देश का, बता देता हूं मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। दिग्विजय अपने कार्यकर्ताओं को किसी अभिभावक की तरह डांट रहे हैं। यह हक उन्होंने अपने दम पर हासिल किया है और शायद दिग्विजय इसी अंदाज के लिए जाने जाते हैं। यही वजह है कि जब वो बोलते हैं तो सुर्खियां बन जाती हैं। अब रतलाम के इस वायरल वीडियो की ही बात कर लीजिए। वो कार्यकर्ताओं से कह रहे हैं, नहीं सुधरे तो 2023 में कांग्रेस खत्म हो जाएगी। अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा, एक ग्रुप अलग मिलेगा तो कभी चुनाव जीत नहीं सकते। इसलिए मेरा सर खपाना भी बेकार और कमलनाथ जी बेचारे कुछ नहीं कर पाएंगे। आप लोग आमने सामने बात करने तैयार नहीं। मैं यहाँ खड़ा हूँ, कटप्पा जी उधर खड़े, ये इधर खड़े, तीसरे अलग खड़े, ये थोड़ी काम चलेगा। आखिरी चुनाव है देश का, बता देता हूँ मैं आप लोगों को। अगर आप लोग नहीं ईमानदारी से चुनाव लड़े तो घर बैठिए आप सब लोग। फिर कांग्रेस वापस नहीं आने वाली, वर्कर नहीं मिलेगा आपको काम करने वाला। वैसे बुरहानपुर का भी एक वीडियो सुर्खियां बटोर रहा है। यहाँ वो इशारों ही इशारों में अरुण यादव को भावी मुख्यमंत्री भी बता रहे हैं। साहब के लिए दुआ करें, फिर से मुख्यमंत्री बन गए। जब दिग्विजय के दो वीडियो वायरल हो जाएं और सियासत खामोश रहे, ऐसा कैसे हो सकता है? बीजेपी की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आई। खुद गृह मंत्री मोर्चा संभालते नजर आए। वो अपनी खुद की बात बता रहे थे, कमलनाथ जी की बता रहे थे। कांग्रेस की आड़ ले ली होगी, क्योंकि इसके बाद जो चुनाव आएगा 23 के बाद, वो तो जब तक वो 80 की उम्र पार कर गए होंगे, कमलनाथ जी 80 को पार कर गए होंगे, तो उनका तो ये आखिरी चुनाव है। कितना भी ये कर लें, कांग्रेस का कार्यकर्ता अब मान चुका है कि अब कांग्रेस कभी आने वाली मध्य प्रदेश में नहीं है। इतिहास ऐसा कहता है कि 15 साल जहां भी कांग्रेस सरकार से बाहर रही है, वहां फिर वापस नहीं आई है। अब सवाल यही है कि क्या वाकई कमलनाथ और दिग्विजय के लिए ये आखिरी चुनाव होगा? सवाल ये भी है कि आखिर दिग्विजय ने कार्यकर्ताओं को समझाइश क्यों दी? क्या 2018 की तरह इस बार भी दिग्विजय अब खुद ग्राउंड पर उतर गए हैं? आखिर दिग्विजय का इशारा क्या है? नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है अब की बार आखिरी चुनाव। कभी अल्लामा इकबाल ने कहा था, जो उस समय के मुल्क के हालात थे, न समझोगे तो मिट जाओगे, तुम्हारी दास्तान तक न होगी दास्तानों में। कितनी गहरी बात कही गई है और कई बार जीवन में ये गहरी बात कहनी पड़ती है, बिना लाग लपेट के कहने पड़ती है। जब कोई बुजुर्ग अपने जवान पुत्र से ये कहता है कि मैं तो एक दिन नहीं रहूँगा, अब कितनी उम्र बची है मेरी, लेकिन तुम लोग कहाँ ठौर ठिकाना होगा तुम्हारा। कई बार बहुत कड़वे प्रवचन, एक जैन मुनि तो जाने ही जाते थे अपने कड़वे प्रवचनों के लिए, क्योंकि वो बात को बहुत कड़वे तरीके से कहते थे और बड़े ज़ोर ज़ोर से बोल कर कहते थे। मुनि तरुण सागर जी, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये उनके नाम से कड़वे प्रवचन जाने गए। दिग्विजय सिंह जी भी कांग्रेस के एक ऐसे ही मुनि, तो मैं उनको नहीं कहूँगा, और एक राजनेता के लिए मुनि शब्द का प्रयोग करना उचित भी नहीं है, लेकिन वो कड़वे प्रवचनों के लिए ज़रूर जाने जाते हैं और इसके लिए वो कभी परहेज़ नहीं करते हैं। और यही वजह है कि 2018 में भी कांग्रेस के तमाम जो कड़वे अध्याय थे, उनको मीठा बनाने की जिम्मेदारी दिग्विजय सिंह जी को सौंपी गई थी, क्योंकि कई बार विष को मारने के लिए या किसी कठोर चीज़ को समाप्त करने के लिए कठोर चीज़ का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। दिग्विजय सिंह जी ने ये काम 2018 में बखूबी किया, तो क्या इस बार फिर उनको ये जिम्मेदारी दी गई है? और क्या हम तो ये भी सवाल कह रहे हैं कि क्या ये कमलनाथ जी के साथ उनका कोई अंदरूनी पैक्ट है कि साहब चलने दीजिए, जो खबरें चल रही हैं अंदर अंदर हम काम करते रहेंगे, मजबूती से काम करेंगे और बीजेपी हम पर चोट करती रहे और ये भी समझती रहे कि कांग्रेस में कुछ अच्छा नहीं चल रहा है। बहरहाल ये सब तो कल्पना की बातें हैं, अंदर की क्या सच्चाई है ये कांग्रेस बेहतर समझती है। लेकिन इतना ज़रूर है कि दिग्विजय सिंह जी ने कांग्रेस की उस नब्ज़ पर हाथ रखा है जो बिल्कुल सही है, क्योंकि इस बार नहीं तो फिर बहुत कठिन है, क्योंकि कांग्रेस का कार्यकर्ता सभी मानते हैं
ढके छुपे शब्दों में दिग्विजय सिंह जी ने तो खुलकर कहा, कांग्रेस के नेता खुलकर ये कहते हैं कि हमें कार्यकर्ता 2023 के बाद मिलना बहुत कठिन होगा। तो दिग्विजय सिंह जी के इस कड़वे प्रवचन का कितना असर कांग्रेस की तैयारी, और क्या फिर 2018 की तरह मेल मिलाप का जिम्मा दिग्विजय सिंह जी को दिया जाएगा, क्योंकि ये काम उनसे बेहतर करने वाला कोई भी कांग्रेस लीडर मध्य प्रदेश में नहीं है। आज इसी पर हम बात करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ हैं उनसे मुलाकात कर लीजिए। मेरे साथ भोपाल स्टूडियो में हैं दिनेश गुप्ता जी, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक, बहुत स्वागत करता हूं। डॉक्टर हितेश वाजपेयी हैं हमारे साथ, प्रवक्ता बीजेपी के, युवा नेता, युवा वरिष्ठ नेता, और इसी के साथ नागरिक आपूर्ति निगम के पूर्व चेयरमैन भी हैं। बहुत स्वागत है डॉक्टर वाजपेयी आपका भी। संजय यादव जी हमारे साथ, कांग्रेस के विधायक हैं, मुखर होकर अपनी बात कहते हैं, खुलकर अपनी बात रखते हैं, बहुत उनका भी मैं स्वागत करता हूँ। दिनेश जी, क्या दिग्विजय सिंह जी जो कड़वी बातें कह रहे थे वो बिल्कुल हकीकत है, उसमें किसी को कोई संदेह नहीं है, कोई डाउट नहीं है? क्या हम ये माने कि इस बार भी दिग्विजय सिंह जी ऑपरेशन मेल मिलाप जो कांग्रेस का रहेगा, जिस तरह उन्होंने इंगित किया कि आप लोग खड़े हैं सामने, एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हैं, यानी दो गुटों की तरफ उनका बहुत स्पष्ट इशारा था कि आप आए हैं तो कम से कम चर्चा करिए, बात करिए, लेकिन ये क्या तरीका है? तो क्या दिग्विजय सिंह एक बार फिर 2018 की भूमिका निभाएंगे या निभा सकते हैं? देखिए शरद जी, दिग्विजय सिंह जी लगातार उसी भूमिका में है जो वो 2020 के बाद के हालात हैं, तो वो फिर से 2018 की स्थिति में चले गए। इस बात को वो जो है उन्होंने जो कहा है वो कोई ये आज कैमरे के सामने है, लेकिन इस सच्चाई को वो जानते हैं। उन्होंने आप 2018 में जब वो पंगत में संगत की बात थी तो वो सक्रिय थे, और जो है उस तरह की बातें नहीं थी कि 2018 के बाद नहीं आई तो फिर कांग्रेस नहीं रहेगी। 2023 के पीछे बहुत सारे उनके जो है एक एनालिसिस हो सकता है, एक जो है दृष्टि हो सकती है कि क्या क्या होने वाला है। आप देखना 23 कांग्रेस पार्टी के भीतर ही नेतृत्व का अभाव हम देखते हैं लगातार, कि यदि ये दिग्विजय सिंह, कमलनाथ जी जैसे नेता यदि जो है मेन स्ट्रीम से थोड़ा सा हटेंगे तो फिर उनकी जगह कौन लेगा, जिसको पूरे प्रदेश में लोग जानते हों। क्योंकि 23 के चुनाव जो है कई मायनों में महत्वपूर्ण है, क्योंकि एक जनरेशन चेंज भी होना है। जैसा एक जो दूसरा वायरल वीडियो है कि अरुण यादव है, तो बैक तो कर ही रहे हैं वो, तो कार्यकर्ताओं का मनोबल बनाने और उन्हें एक साथ लाने के लिए, क्योंकि अब चुनाव अगले साल है, तो वो अपनी तैयारी में है, अपनी भूमिका में, उसमें वो किसी AICC के अनाउंसमेंट का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं। कमलनाथ जी अपना PCC में बैठकों का दौर उनका चल रहा है और दिग्विजय सिंह जी फील्ड में। ठीक कहा आपने। और 2023 के बाद कांग्रेस के लिए निश्चित तौर पर कई चुनौतियां तो होंगी ही, क्योंकि उसके दो बड़े नेता जो हैं वो चाहे जो भी परिस्थितियां हों, सफलता की या सफलता ना होने की, हालांकि दोनों पार्टियों को हमारी शुभकामनाएं हैं, लेकिन उन दोनों परिस्थितियों में ये माना जा रहा है कि इन दोनों वरिष्ठ नेताओं का सक्रिय राजनीति का 2023 का स्पान अंतिम स्पान हो सकता है। समीक्षकों का ये मानना है। हालांकि राजनीति में ये कहना जल्दबाजी होता है कि कब किसका स्पान कब तक है। कई युवा और कई वरिष्ठ नेता जिनका अभी समय काफ़ी है, वो भी अपनी पारी का लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं, और बीजेपी में ऐसे लोगों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। बहरहाल डॉक्टर वाजपेयी, आपकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन जितना खुले ढंग से कांग्रेस में ये चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं, आपके यहाँ बंद बैठकों में इशारों में वहाँ भी बहुत खुलकर डांट डपट नहीं होती है, बात कह दी जाती है। चुनौती दोनों पार्टियों के लिए है, क्योंकि कई बार आपके यहाँ भले ही कार्यकर्ता ये ना कहे कि हम बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन मान मनोबल और मन मुटाव मनुष्य की स्वभावगत कमजोरी है, और ये सर्वत्र विद्यमान है। देखिए शरद जी, मैं तो बहुत खुल के बोलता हूँ, आपको पता है, और अभी भी देखिए, अब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा धारणाएं ठीक नहीं, बहुत खुल के बोल रहा हूँ जी। ये बात अलग है कि मैं कांग्रेस पे बोलूँगा। और बिल्कुल आपने आज जो कार्यक्रम की रचना करी है वो मेरा भी एक बहुत इंटरेस्टिंग प्लॉट है, जिसका मैं लगातार अध्ययन कर रहा हूँ और जानकारियाँ भी रखता हूँ, जैसे आप लोग रखते हैं, आप लोगों से भी मिलती है। और बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा ये बात सच है कि दिग्विजय सिंह ने एक नया चक्रव्यूह रचना शुरू किया है, इसको आप ऐसे देख सकते हैं 2023 को लेकर कांग्रेस में, जिससे कि वो चाहते हैं कि भाई उनका जो इच्छित फल है उनको मिले। जो दरगाह पे उनने व्यक्त किया ना, नए लड़के हैं, उनको अवसर मिलना चाहिए। अब वो लड़के में मतलब दुनिया अरुण यादव समझ, हो सकता है जयवर्धन जी की बात कर रहे हो, तो बेटे हैं उनके, और ये बात भी सच है कि उनके बेटे को स्टैब्लिश करने के लिए हो सकता है उनके पास ये अंतिम अवसर हो 23 का, इसके बाद वो उम्र के सत्यव्रत चतुर्वेदी जी के पड़ाव पर भी पहुंच जाए।
तो उनके भी पुत्र हैं आलोक चतुर्वेदी जी, वो उतनी तरीके से सेटल नहीं हो पाए। सुभाष यादव जी को तो उन्होंने म्यान में रखा ही, और हमने देखा कि न केवल सुभाष यादव जी बल्कि उनके पुत्र को भी उन्होंने खंडवा तक ही सीमित रखा, और ये सब पैतरेबाजी उसमें होती है। और कल परसों हमारे पास जो सूचना है उसके हिसाब से अगली लॉलीपॉप गोविंद सिंह जी को दी जाएगी। उम्र के लिहाज से देखें तो वे भी सीनियर हैं, और उनकी भी लगभग हम कह सकते हैं 23 का चुनाव अंतिम चुनाव ही होगा। और तो ये जो रचना हुई है, इसके पहले आपने देखा रीवा जाकर उन्होंने अजय सिंह के यहाँ भी कोशिश करी कि इसको संभालने का प्रयास कमलनाथ जी करें। लेकिन ये सारी चीज़ें जितनी हो रही है शरद जी, ये सत्ता के लिए हो रही हैं, ये सत्य के लिए नहीं हो रही है। इसलिए ये चक्रव्यूह है। तो चक्रव्यूह जो है कि इच्छित फल प्राप्ति के लिए किया गया प्रकल्प होता है, वो युद्ध का एक हिस्सा होता है। तो मैं समझता हूँ कि चुनावी रणनीति का एक कुटिल हिस्सा मात्र है, और जो वाकई में आपने ठीक कहा कि दिग्विजय सिंह जैसे ही कूटनीतिक व्यक्ति कर सकते हैं, पर इसमें सात्विकता कम है, कूटनीति ज़्यादा है। तो देखते हैं कितनी सफल होती है। एक बात दोनों ही पार्टियों के लिए सत्य है कि जैसा डॉक्टर वाजपेयी ने थोड़ा दार्शनिक अंदाज में कहा कि जब तक किसी भी दल में नीतिगत नैतिक मुद्दों पर काम करने वाले बड़े कद्दावर नेता खुद को बैकड्रॉप में रखकर काम करते हैं, तो वो पार्टी आने वाले कई वर्षों तक उसके फल खाती है। इसका लाभ कांग्रेस को भी मिला है और बीजेपी को भी मिला है। लेकिन ये उस नई पीढ़ी की, सत्तासीन पीढ़ी की जिम्मेदारी होती है, और जो विपक्ष में है उस पीढ़ी की भी जिम्मेदारी है कि वो उस नैतिक पक्ष को बरकरार रखे, जिससे जो परंपरा बनी है। क्योंकि ये सही बात है कि महाभारत का इतिहास हमें बताता है कि दंड समान रूप से कौरवों को भी मिला और पांडवों को भी मिला। भला संजय यादव जी की तरफ चलता हूं, उन्होंने सुनी आपने बात दिनेश जी की भी और डॉक्टर हितेश वाजपेयी की भी। आपकी टिप्पणी जी संजय जी। जी देखिए, निश्चित तौर पे शरद जी, मैं इस बात से, दिग्विजय सिंह जी की बात से एक बात से सहमत हूँ कि कार्यकर्ता आपस में एक नहीं रहता। लेकिन मैं इस बात से सहमत नहीं हूँ कि कार्यकर्ता 15 साल से लुटा पिटा है। और मैं बताऊँ, आज की पॉलिटिक्स जो हो गई वो कॉमर्शियल हो गई। भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो भारतीय जनता पार्टी नहीं रह गई जो आज से 10 साल पहले हुआ करती थी या 5 साल पहले हुआ करती थी। अब भारतीय जनता पार्टी में भी बदलाव आ गया। वो तो दोनों दलों की किस्मत अच्छी है कि यहाँ तीसरा दल मजबूत नहीं है, नहीं तो भाजपा और कांग्रेस में सेकंड और थर्ड के लिए लड़ाई होती, क्योंकि यहाँ तीसरा दल है नहीं। मध्य प्रदेश में तो वो तो भारतीय जनता पार्टी के भाग अच्छे हैं, वो कांग्रेस के पास जितना कार्यकर्ता नहीं है उससे ज्यादा जनता है, जनता ही के और भगवान है, भगवान के भरोसे पार्टी चल रही। वास्तविकता ये है कि हमारे यहाँ लोग पद लेना चाहते हैं, वो पद लेने के बाद काम नहीं करना चाहते। जो कांग्रेस में है संस्कृति, और कांग्रेस की इसमें क्या गलती कार्यकर्ताओं की बात जिले का नेता नहीं सुनता, जिले के नेता की बात भोपाल के नेता नहीं सुनते, भोपाल के नेता की बात दिल्ली के नेता नहीं सुनते। तो विसंगतियां हैं। लेकिन कांग्रेस की किस्मत अच्छी है कि भारतीय जनता पार्टी की नाकामी का फायदा यहां कांग्रेस को मिल रहा, क्योंकि तीसरा दल नहीं है। और इसमें थोड़ा कमलनाथ जी की मेहनत, कमलनाथ जी का मैनेजमेंट के कारण आज मध्य प्रदेश में कांग्रेस बची हुई है। नहीं तो आज की पॉलिटिक्स कमर्शियल हो गई है। लोग बगैर पैसे के काम नहीं करना चाहते, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता 15 साल में इतना मजबूत हो गया है, और वो 365 दिन चंदा वसूली करते हैं, किसी के नाम से अभी फिर चंदा वसूली कर रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के चंदा तो अधिकारियों से, सचिवों से, सरपंच से धमकी दे के फंसा देंगे, ये कर देंगे, पैसा दो। तो उनके पास 2 पैसा वो भी रखते हैं अपने पास में, 2 पैसा भारतीय जनता पार्टी को दे देते हैं। कांग्रेस वाले के पास, कार्यकर्ताओं के पास, बेचारों के पास क्या है 15 साल से। आज की डेट में पेट्रोल इतना महंगा है कि कोई भी वर्कर, कमलनाथ जी ने एक बहुत अच्छा कार्यक्रम बनाया है, घर चलो घर घर चलो। उसमें मैं जब जा रहा हूँ, देख रहा हूँ, तो लोग समस्याओं से बहुत त्रस्त है, छोटी छोटी चीज़ों से, कहीं बिजली के बिल से, कहीं पानी की समस्या है, कहीं शिक्षा का स्तर मध्य प्रदेश में खत्म हो गया है, गांव के बच्चे पढ़ाई छोड़ रहे हैं। लेकिन हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं में, हम लोगों में जो कमजोरी है, वो हम अपनी बात सही ढंग से रख नहीं पाते, और भारतीय जनता पार्टी कुछ नहीं करती। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी लोगों को चुनाव के समय बहला फुसलाकर अपने पाले में कर लेती है। लेकिन अभी वर्तमान हालात जो है वो सत्ता के खिलाफ है। आपने जितनी खुलकर बात की है वो कांग्रेस, लेकिन कांग्रेस का अगर वर्कर मेहनत कर ले, और कांग्रेस की पार्टी व्यक्तिगत पार्टी हो गई, अगर नेता मजबूत है और आर्थिक रूप से सक्षम है, तो वहां उसको अपने तरीके से काम करवाना पड़ेगा। संगठन की ना कोई बात सुनता है।
अब हमारे यहाँ निर्णय ले लो, जबलपुर जिले में ग्रामीण के मामले में, अध्यक्ष के मामले में आज 2 साल से पार्टी निर्णय नहीं ले पा रही कि अगड़ा बनाना है, कि पिछड़ा बनाना है, कि काला बनाना है, कि पीला बनाना है। निर्णय लेने की क्षमता कांग्रेस में खत्म हो गई। नहीं, प्रणाम है आपकी पार्टी को, जहां इतना लोकतंत्र की चरम सीमा है कि एक विधायक मेरे सामने बैठकर कह रहे हैं कि हरा ले आओ, नीला ले आओ, पीला ले आओ, बना तो दो साहब पहले। जी डॉक्टर वाजपेयी। देखिए, बहुत अच्छी बात संजय जी ने कही और मुझे लगता है आज तो उन्होंने बड़े मन से काफ़ी जगह मर्यादा की सीमाओं को छुआ भी है, तो इसीलिए मैं उन पर कोई वार नहीं करूंगा। क्योंकि कई बार क्या होता है संजय जी, आपका कार्यकर्ता आपको सुन रहा होता है और आप जब इस बात को रखते हैं तो देखिए, मैं कहूँगा ये सब बातें तो आरोप कहलाती हैं, लेकिन जब आप जैसे लीडर हिम्मत करके इन बातों को रखते हैं तो शायद सुधार की कोई उम्मीद रहती है। बस इसमें एक बात और जोड़ना चाहिए संजय जी कि जब विपक्ष मजबूत होता है तो दूसरा दल भी मजबूत, दोनों पहिए समान घिसते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसलिए आप यदि अच्छे मजबूत होकर आएंगे तो मानकर चलिए भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी। है अभी वाजपेयी। हितेश भाई, 1 मिनट मेरी बात सुन लें। अभी हितेश भाई, युवक कांग्रेस ने जबलपुर में बहुत बड़ा आंदोलन किया। विपक्ष मजबूत है, इसमें कोई शक नहीं। भलाई हम टीवी में ना दिखाए जाएं, पेपरों में ना आए जाएं, विपक्ष मजबूत है। वो तो शासन की नाकामी की डेवलपमेंट से भारतीय जनता पार्टी दूर हो चुकी, तो उसका लाभ कांग्रेस को मिल रहा। इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि तीसरा दल मजबूत नहीं है, नहीं तो हमारी और आपकी लड़ाई सेकंड और थर्ड के लिए होती। मैं यही तो आपको कह रहा हूं, ये बात आप अपने दल के लिए कह रहे हैं, मान लेता हूं मैं। उसका कारण है, देखिए संजय भाई, आपने 18 में सरकार बनाई, हमारे 2.5 लाख अधिक वोट आए। मैं आपके लिए कह रहा हूं कि भाजपा भी कहीं नहीं है मैदान में। अच्छा, मेरी बात तो सुन लीजिए। तो मैं इस बात को के लिए तैयार हूं कि 2018 में जो कमियां हमारी रह गई हम उसको दूर करेंगे। भाजपा का कार्यकर्ता आज मायूस बैठा है, आप पता कर लो। कट्टरता खत्म हो गई भाजपा में। चलिए मान लिया, भाजपा कमर्शियल पार्टी हो गई, कंपनी हो गई। उत्तर प्रदेश में 10 कंपनियां लगी हैं। संजय भैया, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई भारतीय जनता पार्टी। मान लिया, माफ करना, आज कट्टरता आज भी कांग्रेस में है। अच्छा महाराज, सुन तो लीजिए, मैंने आपकी पूरी बात सुन लीजिए संजय जी, सुन लीजिए। मैं आपकी पूरी बात सुन ली संजय जी, लेकिन मैं आज का कार्यक्रम चूंकि शरद जी ने आपकी पार्टी पर रखा है तो मैं अपने आप को उसमें रिस्ट्रिक्ट करना चाहता हूं, क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता भी जानना चाहते हैं कि भाजपा उनको कैसे देखती है। तो मेरा आज भी मानना यह है कि कांग्रेस की जितनी चुनौतियां आपने बताई हैं, शरद जी ने पैकेज में बताई है, उसका समाधान आपको इन दोनों से नहीं मिलेगा, मेरा आज भी विश्वास है। क्योंकि मैं फिर कह दूं कि आपके 2 शीर्षस्थ नेता ही इसके जिम्मेदार हैं, चाहे वो अकर्मण्यता के कारण हो या खुद करने के कारण हो। क्योंकि ये एक बड़ा आरोप उनके ऊपर है कि भाई उन्होंने अपनी जमावट के लिए बहुत सारी जमावट बदली है। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि नीचे के कार्यकर्ताओं को अभी भी स्थान मिलेगा। हाँ, ये चक्रव्यूह जरूर रचा जा रहा है, देखते कितने लोग इसमें आते हैं। दिनेश जी, मेरा सवाल आपसे बड़ा नहीं, नीचे का स्थान मिलता है जिसको। संजय जी, मैं आता हूँ आपकी तरफ। आज आप फुल स्विंग में हैं बिल्कुल। आज मुझे लगता है कि बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आज आप बिल्कुल, जिसको कहते हैं ना कि बिल्कुल दिल खोल कर कहने के मूड में हैं, तो मैं उसका दुरुपयोग नहीं करूंगा, न कराना चाहूँगा आपके माध्यम से, क्योंकि वो हमारा काम नहीं है। दिनेश जी, कांग्रेस की यही परंपरा, जिसके प्रतिनिधि मेरे सामने बैठे हैं, अब मैं जानता हूं कि कोई कितने भी आहत मन का क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी में कोई भी नेता हो, चाहे डॉक्टर हितेश वाजपेयी हो, चाहे इतने बड़े बड़े नेता जिनके सामने से निवाला हटा लिया गया, उनको एक बड़ी जिम्मेदारी मिलनी थी, कहने की जरूरत नहीं है। आप देखेंगे तो पूरा इतिहास मौजूद है, जनसंघ से लेकर आज तक आप चलेंगे। इसीलिए बीजेपी को कहा जाता है कि ये मूर्ति बनाती है और फिर मूर्ति को तोड़ भी देती है, और बड़ी बड़ी उसमें बिल्कुल निर्ममता दिखाती है कि नहीं साहब, आप कुछ नहीं है, पार्टी महत्वपूर्ण है, आपका कोई महत्व। लेकिन कांग्रेस का क्या आपको लगता है कि यही उसकी ताकत भी है और यही उसकी कमजोरी भी है? कमजोरी मीडिया में ज़ेरे बहस ज्यादा होती है, लेकिन कांग्रेस का कार्यकर्ता या कांग्रेस का नेता खुल कर कह के भड़ास निकाल कर फिर जुट जाता है कोसने के बाद कि अब जाएंगे कहां साहब, करना तो कांग्रेस के लिए ही है। जी शरद जी, मैं हमेशा ऐसी बात कहता हूं कि कांग्रेस जो है नेताओं की पार्टी है, वो कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं है। और जिस तरह से संजय जी ने अपने भाव व्यक्त किए, और ये जो है भाव हर कांग्रेस के कार्यकर्ता का है, उसे पता है कि उसको ज़मीनी स्तर पर क्या समस्या आती है। मतलब ये जो उन्होंने बिल्कुल सच्चाई बयां की, और दिग्विजय सिंह जी भी तो वही बात कर रहे हैं ना कि आप एक दूसरे के सामने खड़े नहीं होना चाहते, बात नहीं करना चाहते।
वो आप भले वो उन्होंने आज तक कमलनाथ जी के खिलाफ कभी भी मतलब आप पूरा कार्यकाल देखेंगे कुछ खुल के कुछ नहीं बोला है कि आप उनके नेतृत्व पर सवाल उठाए हों या कुछ किया हो, लेकिन उनके जिस तरह का मंतव्य रहता है वो रहता है कि कांग्रेस का जो वर्कर है वो फिर एक बार एकजुट हो, क्योंकि 18 ने कहीं ना कहीं उनके अंदर एक आत्मविश्वास पैदा किया है। आप जैसे भारतीय जनता पार्टी से इसको बिल्कुल आप तुलना मत करिए, लेकिन तब भी मैं इस बात को कहूँगा शरद जी कि 2003 की भारतीय जनता पार्टी देखिए, उससे पहले की क्या भारतीय जनता पार्टी थी। उनको 10 साल में एक बार सत्ता में आने का मौका मिलता था, जबकि सबसे मजबूत गढ़ माना जाता है भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश का, संगठन के लिहाज से, सभी लिहाज से। तब वो स्थितियाँ क्यों थी, आज क्यों हैं? आज इसलिए भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है क्योंकि कांग्रेस के कार्यकर्ता में कहीं ना कहीं हताशा दिख रही है। और ये हताशा तब शुरू होती जब 2003 में दिग्विजय सिंह जी ने कहा था कि मैं 10 साल के लिए वनवास ले लूँगा, मैं कोई पद नहीं लूँगा। तो वहाँ से जो सिलसिला शुरू हुआ कि 10 साल तो आप चुनाव हारे, एक और आपको 15 साल भी आपका हो गया, एक जब वापस लौटते हैं आप तो आपकी सरकार चली जाती है। तो कहीं ना कहीं ये नेताओं की भी एक अपनी जो है उनका जो जिस तरह की गुटबाजी है वो कांग्रेस के ज़मीनी कार्यकर्ता के अंदर एक निराशा का भाव पैदा करती है। मुझे संजय जी ये बताइए कि क्या दिग्विजय सिंह जी जिस तरह से अपने इस तरह के सुधारवादी या कड़वे प्रवचन टाइप जो उनके बोल हैं, इसमें उनसे बेहतर कोई नेता पार्टी में नज़र आता नहीं है। क्या आपको लगता है कि 2018 की वो भूमिका निभाएंगे, या जैसा मीडिया रिपोर्ट्स हैं और जैसा हितेश वाजपेयी जी भी इंगित कर रहे थे कि अब युवा चेहरा भी आगे आना चाहिए, ये सब बातें क्या कुछ कंफ्यूजन पैदा नहीं करती हैं, कुछ मिक्सअप पैदा नहीं करती हैं? या कमलनाथ जी का ये कहना दैट इज़ ट्रू, पूछ के ही जाना चाहिए, इन तमाम चीज़ों के बीच में कुछ भ्रम जो उत्पन्न होते हैं, क्या कांग्रेस में आपके जो, क्योंकि आपके यहाँ ये नहीं है कि चुप रहेंगे इस पर, आप खुलकर ही बोलेंगे ऐसी मैं अपेक्षा रखता हूँ, क्या आपको लगता है बड़े भाई और छोटे भाई यानी कमलनाथ जी दिग्विजय सिंह जी की जोड़ी 2018 की तरह 2023 में भी रहेगी? जी 100% रहेगी। और मैं तो ये मानता हूं कि कमलनाथ जी और दिग्विजय सिंह जी बहुत मेहनत कर रहे हैं इस उम्र में भी, इसमें कोई शक और शंका नहीं है। पहले जो 15 साल, जैसे दिनेश गुप्ता जी बहुत अच्छी बात कह रहे थे, पहले जो भारतीय जनता पार्टी थी, अब जैसी कांग्रेस पहले थी वैसी अब भारतीय जनता पार्टी हो गई, और जैसे भारतीय जनता पार्टी पहले थी अब कांग्रेस हो गई। भारतीय जनता पार्टी में पहले कट्टरता थी, ज्यादा हो गया, कांग्रेस में कट्टरता आ गई, क्योंकि वो सीधी सीधी बात है, बदलाव आ गया। और अब जो अब मैं बोल रहा हूं कि कमर्शियल हो गई पॉलिटिक्स। जो आज की डेट में लोगों के पास रोजगार नहीं है, बगैर पैसे के कोई काम नहीं करना चाहता। भारतीय जनता पार्टी में आज की डेट में कट्टरता हो गई, कांग्रेस में कम से कम कट्टर वर्कर हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन क्या होता, हमारे यहाँ जो पद ले लेता है वो काम नहीं करता, इसमें कमलनाथ जी की क्या गलती? अब आप ब्लॉक अध्यक्ष बन जाते हो और आप ब्लॉक में काम ना करो तो कमलनाथ जी क्या कर सकते हैं इसमें? वो तो प्रयास कर रहे हैं ना कांग्रेस खड़ी करें। ये तो कांग्रेस अगर खड़ी होगी तो जनता का भी फायदा होगा, कार्यकर्ता को भी सम्मान मिलेगा। उनका तो प्रयास है दिग्विजय सिंह जी का, कमलनाथ जी का। लेकिन हमारे यहाँ नेता काम नहीं करना चाहता। जो निचला स्तर का वर्कर है वो बेचारा गरीब है, लेकिन वो चुनाव के समय कांग्रेस के साथ खड़ा हो जाता है, जनहित की बात करता है। लेकिन हमारे जो नेता है न सिर्फ फेसबुक तक सीमित है, न जाते शहर में जैसे मजबूत है हमारे यहाँ। युवा कांग्रेस ने बहुत बड़ा आंदोलन किया ग्रामीण क्षेत्र में। हमारे यहाँ मैं अकेला सिंगल विधायक हूँ, लेकिन वहाँ पार्टी ध्यान क्यों नहीं दे रही, या पार्टी की कोई बात सुन क्यों नहीं रहा? निर्णय लेने की विचारों की विचार भी जैसे पहले ब्लॉक सम्मेलन होते रहे वो बंद हो गए। जी चलिए, लेकिन आपने बड़ी चतुराई से अपनी बात कमलनाथ जी तक पहुंचा दी है, बंद हो गए। और जिन नेता की तरफ आपने इशारा किया है पार्टी समझ गई होगी अब तक, और उम्मीद है कि आपकी मंशा जो है, ईश्वर करे, शुभकामनाएं हमारी भी, कि एक तो वो जो नियुक्ति अटकी है आपके यहाँ वो पूरी हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ कह दिया और इशारों में नहीं कहा, खुला खेल फर्रुखाबादी स्टाइल में कहा है। डॉक्टर वाजपेयी देखिए, बहुत 2-3 बातें उन्होंने बहुत अच्छी कह दी है, मैं उसी पे आता हूँ। देखिए, जनता देख रही है हमको। जनता ने देखते समय देखिए बड़े ध्यान से देखा कि पूरी बातचीत में 3-4 बार तो संजय जी ने कहा कि कांग्रेस का कार्यकर्ता पैसे के लिए काम करता है। यही तो हम कहते हैं कि भाई कहीं पर भी दिग्विजय सिंह जी जाके इस बात की कल्पना थोड़ी ना कर रहे हैं कि भिंड दतिया में किस प्रकार के सड़कें बनना चाहिए। नहीं, आपने सर बोला, कोई बात नहीं, आगे आते हैं, सुन लेते हैं। जैसे सुन लीजिए तो जी। अच्छा, फिर उसके बाद जैसे दिग्विजय सिंह जी रतलाम में बोल रहे थे ना शरद जी, ये स्थिति भोपाल में है। भाई आपने बोला ना यहाँ खड़ा वहाँ खड़ा, भोपाल में क्या है?
भाई एक तरफ अरुण यादव खड़े हुए हैं, एक तरफ अजय सिंह खड़े हुए हैं, एक तरफ उमंग सिंगार खड़े हुए हैं, एक तरफ कमलनाथ जी, ये लोग भी तो नहीं आते ना। अच्छा फिर इनके यहाँ देखिए साहब, जिले में कार्यकर्ता संजय जी बहुत अच्छे से जानते हैं, ये कमलनाथ का आदमी है, दिग्विजय सिंह का आदमी है, फलाने का आदमी। अच्छा क्यों काम करना, वो संजय जी ने बताया, पैसे के लिए काम करना। तो वो सरकार बनाते ही इसलिए है। तो अल्टीमेटली पब्लिक इश्यूज तो लॉस्ट है ना, चाहे वो अतिथि शिक्षकों का विषय हो, चाहे वो शिक्षा भर्ती का विषय हो, चाहे वो जन स्वास्थ्य रक्षकों का विषय हो, ऐसा थोड़ी ना कि विषय नहीं रहते। कभी आपने देखा कि दिग्विजय सिंह ने कोई यात्रा निकाली कि हम इसके लिए काम करना चाहते हैं? हम खुद घूमे साहब, जो छोटे छोटे चिकित्सक है, आपको याद होगा शरद जी, हमारी तो सरकार थी, दिनेश जी आपको भी ध्यान होगा, 8-10 हजार लोगों को हमने इकट्ठा करके उनकी बात को रखा अपनी ही सरकार के सामने और शिवराज जी से अध्यक्षता कराई मेरे पास। तो जब आप इसके लिए काम करोगे तो सरकारें बनेंगी, और जब पैसे के लिए करोगे तो नहीं बनेगी। कंक्लूड कर रहा हूँ, मैं कंक्लूड कर रहा हूँ। दिनेश जी मुझे ये बताइए, कंक्लूड कर रहा हूँ संजय जी, वक्त नहीं है मेरे पास, कंक्लूड कर रहा हूँ। जो बात संजय जी ने कही, मैं वो भले ही उन्होंने सटायरिस्टिक लहजे में कही, व्यंग्यात्मक या विनोदात्मक तरीके से कही कि बीजेपी कांग्रेस हो रही है, कांग्रेस बीजेपी हो रही है, लेकिन इसमें एक चीज मैं जो ढूंढ रहा हूं वो चीज ये है कि भड़ास निकालो हमेशा बेहतर होती है। बीजेपी में ये चीज नहीं होती। बीजेपी में कभी आप कल्पना नहीं कर सकते कि मुरलीधर राव जी बैठक ले रहे हो टिकट वितरण के पहले और 10 लोग खड़े होकर कहने लगे कि टिकट बेचे जा रहे हैं राव साहब, बहुत गलत बात है, हम आप पर भी आरोप लगाते हैं, जैसा दीपक बावरिया जी के साथ मध्य प्रदेश में हुआ था, उनके प्रभारी रहते हुए, और बहुत हर्ट होकर वो वापस लौटे। ये चीज कई बार आपकी मदद करती है, जैसे आपका आउटब्रेक होता है, आप रोते हैं और उसके बाद और ताकत से जुट जाते हैं जो भी काम आप कर रहे हो। क्या बीजेपी का चुप रहना, निरंतर बड़े नेताओं के बीच में भी तथाकथित रूप से कई बार खबरें आती जो स्वाभाविक है, उसको कोई चौंक कर देखने की जरूरत नहीं है, जो कांग्रेस में है बीजेपी में भी वो हो सकता है, लेकिन बीजेपी में चुप्पी है, कांग्रेस में खुलापन है। क्या आपको लगता है ये कांग्रेस की ताकत भी बनता है? देखो शरद जी, भारतीय जनता पार्टी में एक ओपन सेशन हुआ करता था, जैसे यही भड़ास का सेशन आप कह सकते थे, होता था, लेकिन अब ये बंद हो गया। आप याद करिए कि ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं बोलते, भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बोलते हैं। आप शिवराज जी जो मुख्यमंत्री थे, श्योपुर की एक सभा में कहा कि उन्हें भू माफिया हटाना चाहता है, उन्होंने तो बिल्कुल खुला आरोप लगाया था। तो जिस तरह की चीज़ें हैं, अभी कुछ सालों में चीज़ें बदली हैं, लेकिन दोनों दलों के भीतर नेता तो अपनी बात कहते थे, नेता बदल रहे हैं, जो नई पीढ़ी आ रही है वो अपनी बात ठीक से नहीं कह पा रही है, तो उससे पार्टी को नहीं कह सकते हैं। अल्टीमेटली आपको जो है एक जन नेता बनना है तो अपनी बात रखनी होगी, तो अपनी लड़ाई खुद लड़ना होगी, जो भारतीय जनता पार्टी में सामान्यतः अब लोगों ने लड़ना बंद कर दिया। कांग्रेस में ये संघर्ष अभी जारी है। आपने बहुत अच्छी बात कही, और मैं यही समझता हूं कि इसी में अगर आप देखें तो नटशेल में मैसेज यही है कि दोनों ही पार्टियां एक दूसरे की कमजोरी से बेनिफिशियरी होती रही हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि दो ही दलों की सरकार है। आप याद कीजिए 2019 का घटनाक्रम, ये कांग्रेस की कमजोरी थी जिसका फायदा बीजेपी को मिला, और कांग्रेस भी उम्मीद लगाकर बैठती है कि बीजेपी की कमजोरियों का फायदा वो उठाएगी, और बीजेपी भी ये मानकर चलती है कि कांग्रेस की जो तथाकथित द्वंद्व, लड़ाई, आपसी गुटबाजी है, उसका फायदा बीजेपी को मिलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि दोनों ही पार्टियों में जो जितनी स्वाभाविक रूप से मैदान में उतरेगा 2023 के रण में, और जितना खुलकर उतरेगा, जितना अपने आंसू बहाकर अपनी पीड़ा को गलाकर मैदान में उतरेगा, डटकर लड़ेगा, और इसके लिए नेताओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। खासतौर से मैं डॉक्टर वाजपेयी यानी बीजेपी की तरफ मैं संकेत करूंगा कि उनके यहां इसकी बहुत आवश्यकता है कि वो अपने कार्यकर्ताओं को सुने, बैठें, क्योंकि 15 साल सत्ता में और उसके बाद का फिर सत्ता में चौथी बार, आपके पास बहुत अपेक्षाओं का अंबार है और पीछे बहुत कुछ छूटा हुआ संसार है। इसके बीच में आपको संवाद को सेतु बनाना पड़ेगा, और उस कार्यकर्ता को और उन अपकमिंग लीडरशिप को गले लगाना होगा जो इंतजार कर रही है बीते बीते करीब 2 दशक से अपनी पारी का। बहुत शुक्रिया करता हूं आप तीनों का। धन्यवाद डॉक्टर वाजपेयी, दिनेश जी, और धन्यवाद संजय जी। आगे देखिए छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा, तलाश लीडरशिप की। नमस्कार।